बच्चों, कैसे हो आप? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12th बायोलॉजी की यूनिट 4 बायोटेक्नोलॉजी के अधिकांश महत्वपूर्ण कंपोनेंट। इसके साथ ही हम पिछले वर्षों में इस यूनिट से पूछे गए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। इससे आपकी यूनिट 4 का एक रिवीजन बहुत ही कम समय में हो जाएगा बच्चों। इस यूनिट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे बायोलॉजी की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आइए इसे देखते हैं हम एक एक करके। बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी क्या है? तो जीवित जीवों या उनके घटकों का उपयोग करके मानव उपयोगी उत्पाद बनाना जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग सबसे पहले कार्ल एरेकी ने किया था। दूसरा भाग देखें, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी के कई एप्लीकेशंस हैं, जैसे पहला कृषि क्षेत्र में, जैसे उत्तक संवर्धन द्वारा क्लोन का उत्पादन करना, नीब जीन का स्थानांतरण, रोग प्रतिरोधी किस्मों का विकास, कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास जैसे बीटी कॉटन, फसलों की पोषण गुणवत्ता में वृद्धि करना जैसे कि विटामिन ए युक्त चावल गोल्डन राइस का विकास किया गया है। इसके अतिरिक्त खरपतवार नाशक सहिष्णु और सूखा सहिष्णु जैसी फसलों का विकास करना। इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को रोकने के लिए फ्लेवर सेवर टोमेटो का विकास किया गया है। दूसरा देखें, बायोटेक्नोलॉजी का चिकित्सा में अनुप्रयोग। इसके द्वारा जीएम इंसुलिन हिम्यूलिन का निर्माण किया जाता है, जो कि मधुमेह के उपचार में काम आता है और यह एलर्जी का जोखिम कम करता है। दूसरा जीन थेरेपी, यह आनुवंशिक विकारों के उपचारों की विधि है। तीसरा, इसके द्वारा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी निर्माण किया जाता है। अगला देखें, जैव प्रौद्योगिकी का रासायनिक उद्योगों में अनुप्रयोग। जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से अम्ल, एल्कोहल, जैव ईंधन और बायोडिग्रेडेबल सामग्री का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। आगे देखें, जैव प्रौद्योगिकी का पर्यावरण में अनुप्रयोग। बायोरेमेडिएशन समझते हैं आप? देखिए, प्रदूषकों और अपशिष्टों के उपचार के लिए इंजीनियर्ड सूक्ष्मजीवों का उपयोग करना बायोरेमेडिएशन कहलाता है। अब हम आगे देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जैव प्रौद्योगिकी के दो मुख्य सिद्धांत होते हैं। नंबर एक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बच्चों, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक पॉल बर्ग है। इन्होंने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। आप ध्यान रखेंगे इस बात को। प्रथम आनुवंशिकी अभियांत्रिक कंपनी का नाम जेनेटेक है। इसकी स्थापना 1976 में हर्बर्ट बॉयर और रॉबर्ट सॉमसन ने मिलकर की थी। आगे देखें, पुनर्योगित डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रौद्योगिकी के क्या क्या उपकरण हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आपको वांछित डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर, प्रतिबंधन एंजाइम, डीएनए लाइगेज एंजाइम और पोषक कोशिका की आवश्यकता होती है। बच्चों, इसके प्रमुख पदों को देखें तो वांछित डीएनए का पृथक्करण, फिर इनको प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा काटना, फिर इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा डीएनए को अलग करना, लाइगेज एंजाइम के द्वारा दोनों डीएनए को जोड़कर हाइब्रिड डीएनए का निर्माण करना, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को पोषक कोशिका में डालना, इसके पश्चात बायोरिएक्टर में इस कोशिका को संवर्धन करवाना और अंत में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के द्वारा पदार्थ को प्राप्त करना। अब आप इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। प्रथम पुनर्योगित डीएनए का निर्माण किसने हुआ था बच्चों? तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए साल्मोनेला टाइफिमेरियम बैक्टीरिया में किया गया था। बच्चों, इसको अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कई बच्चे ई कोलाई बैक्टीरिया समझते हैं, जो उसका उत्तर नहीं है। तो पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए साल्मोनेला टाइफिमेरियम बैक्टीरिया में तैयार किया गया था। आगे देखें, ब्लू और व्हाइट स्क्रीनिंग क्या है बच्चों? तो यह रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनियों के बीच अंतर करने की एक विधि है। इसके अंतर्गत बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। आगे देखें, प्रतिबंधन एंजाइम किसे कहते हैं बच्चों? तो आप जानते हैं प्रतिबंधन एंजाइम को हम आणविक कैंची यानी कि मॉलिक्यूलर सीजर या रासायनिक चाकू कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये डीएनए के विशेष स्थानों को पहचान कर उसको वहाँ से काटने का काम करता है। जैसे आपने ई को R1 का नाम सुना होगा। ये एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस दोनों प्रकार के होते हैं। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है वो डीएनए को अंदर से बीच से काटता है बच्चों, जबकि एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के सिरों को काटने का कार्य करता है। पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हिंद सेकेंड था बच्चों, ध्यान रखेंगे आप अच्छे से। आगे देखें, आपको यह प्रश्न बन सकता है कि किन्हीं तीन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के नाम लिखिए। तो बच्चों, इको R1, हिंद सेकेंड और हिंद थर्ड इसका उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की खोज का श्रेय मुख्य रूप से आर्बर, स्मिथ और नाथन को दिया जाता है बच्चों। अब एक प्रश्न परीक्षा में बन सकता है कि प्रतिबंधन एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम क्यों कहा जाता है? तो प्रतिबंधन एंजाइम को प्रतिबंधन एंजाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जीवाणु में प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चों। जैसे कोई बैक्टीरियोफेज अपने डीएनए को बैक्टीरिया के भीतर छोड़ता है, तो यह एंजाइम उस बैक्टीरियोफेज के डीएनए को पहचान कर उसको नष्ट कर देता है और इस प्रकार यह एंजाइम उस डीएनए को नष्ट करके उस पर प्रतिबंध लगा देता है। इसलिए इसका नाम प्रतिबंधन एंजाइम है बच्चों।
बच्चों पैलिंड्रोम क्रम क्या होता है? तो डीएनए में क्षारों का एक ऐसा समूह जो दोनों दिशाओं में पढ़ने पर, अर्थात 5 डेज से 3 डेज में पढ़ने पर या 3 डेज से 5 डेज में पढ़ने पर एक समान होता है। जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाहक डीएनए को हमने दर्शाया है और ये बाहरी डीएनए को दर्शाया है बच्चों। तो इसके अंदर क्या होता है, प्रतिबंधन एंजाइम हमेशा डीएनए को ऐसे स्थान से काटता है जहाँ पर पैलिंड्रोम क्रम होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ से फास्फोडाइस्टर बंध को जब ये काटेगा तो इधर से पढ़ने पर GAATTC है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप GAATTC है बच्चों। इस प्रकार प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को भीतर से जाकर फास्फोडाइस्टर बंधों को काटने का कार्य करता है बच्चों, इसलिए इसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा जब विदलन कर दिया जाता है बच्चों, तो आप देखेंगे यहाँ पर वाहक डीएनए और बाहरी डीएनए दोनों के ऊपर कुछ ऐसे सिरे आ जाएंगे जिससे आसानी से ये दोनों डीएनए जुड़ सकते हैं। तो ऐसे जो विपरीत सिरे प्राप्त होंगे जो आसानी से जुड़ सकते हैं, इनको चिपचिपे सिरे कहते हैं बच्चों, और इनको लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाता है। आगे देखें आप। तो बच्चों डीएनए लाइगेज क्या होता है? डीएनए लाइगेज एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है बच्चों, इसीलिए इसको आणविक गोंद भी कहा जाता है। अगला देखें, cDNA किसे कहते हैं बच्चों? जीवाणु कोशिका में पुनः संयोजित डीएनए के द्विगुणन से प्राप्त कई प्रतिलिपियों को हम क्लोन्ड डीएनए या पूंजीकृत डीएनए या cDNA कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है बच्चों? तो इसको भी हम प्रश्न देख चुके हैं। यह डीएनए खंडों को उनके आकार के अनुसार अलग करने की तकनीक है बच्चों। इसमें एगारोस जेल का उपयोग किया जाता है। कभी कभी प्रश्न बन जाता है बच्चों, इथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छे से जानते हैं। जब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा डीएनए खंडों को अलग अलग कर लिया जाता है तो वो रंगहीन होता, दिखाई नहीं देता। उन्हें देखने के लिए हम एथिडियम ब्रोमाइड से रंगते हैं, अभिरंजित करते हैं, और उसके पश्चात यूवी प्रकाश में जब देखते हैं तो इस प्रकार से नारंगी रंग के बैंड दिखाई देते हैं बच्चों। आगे देखें आप। इल्यूशन किसे कहते हैं बच्चों? तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा जो डीएनए खंड प्राप्त हुए हैं, इनको यहाँ से छालन विधि के द्वारा पृथक करना है, इनको यहाँ से अलग करना, निकालने की प्रक्रिया को हम इल्यूशन या छालन कहते हैं बच्चों। अगला देखें, जीवाणु कोशिका में मिलने वाले छोटे वर्तुल डीएनए को क्या कहते हैं बच्चों, और इसका कार्य बताइए। ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर आपने देखा है, यह बैक्टीरियल डीएनए है जो इसके सभी गुणों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। और इसके अलावा एक जो छोटा वर्तुल डीएनए पाया जाता है बच्चों, इसको अपन प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। और यह प्लाज्मिड डीएनए बायोटेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर के रूप में जाना जाता है। आगे देखें, प्लाज्मिड किसे कहते हैं? जीवाणु कोशिका में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए जो वृत्ताकार होता है और स्वयं द्विगुणन की क्षमता रखता है, उसको हम प्लाज्मिड कहते हैं बच्चों। सामान्यतः इसका उपयोग क्लोनिंग वेक्टर के रूप में किया जाता है। आगे देखें, प्लाज्मिड नाम किसने दिया था? प्लाज्मिड नाम लेडरबर्ग नामक वैज्ञानिक ने दिया था। आगे देखें, टीआई प्लाज्मिड क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड कहलाता है बच्चों, क्योंकि यह द्विबीजपत्री पौधों में संक्रमण के पश्चात उस पौधे के भीतर जगह जगह पर ट्यूमर का निर्माण करवाता है, इसीलिए इसको ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड या टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। आगे देखिए, PBR 322 क्या है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, PBR 322 एक महत्वपूर्ण क्लोनिंग वेक्टर है जिसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इसमें P का मतलब प्लाज्मिड होता है, जबकि B और R का मतलब बॉलिवर और रॉड्रिगेज है। ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है बच्चों जिन्होंने इसकी खोज की थी, और 322 उनके द्वारा दिया गया इनका नंबर है जो इनको अन्य क्लोनिंग वेक्टर से अलग करता है। ये इसका नामांकित चित्र दिख रहा है, इस चित्र की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधित स्थलों को दर्शाया गया है, उसके पश्चात ऑरी, रोप और प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों को दर्शाया गया है। अगला देखें, प्लाज्मिड PBR 322 में पाए जाने वाले कोई दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीनों का नाम लिखिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। तो आप ऊपर के चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पर PBR 322 में ये वाला जो खंड दिख रहा है यह एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन है, और यह वाला जो भाग दिख रहा है यह टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट जीन है बच्चों। ये दोनों के दोनों यहाँ पर प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के नाम से जाने जाते हैं। अगला देखें, PCR क्या है? इसकी खोज किसने की? इसके प्रमुख पदों के केवल नाम लिखिए बच्चों। तो PCR का पूरा नाम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। यह कम समय में डीएनए की अरबों प्रतियां बनाने की एक तकनीक है। इसकी खोज कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को पीपल्स चॉइस रिएक्शन के नाम से भी जाने जाता है। इसके 3 प्रमुख पद है बच्चों, विकृतीकरण, तापानुशीलन और प्रसार या विस्तार। अब PCR क्रिया में किस एंजाइम का उपयोग होता है और यह किससे प्राप्त होता है? तो बच्चों, PCR क्रिया में टेक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। यह एंजाइम थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है, और यह PCR में उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है, इसीलिए इसका उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न देखें, बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को संक्षेप में समझाइए बच्चों। तो बायोरिएक्टर तो आपने सभी ने देखा है, इसको मैंने एक अलग से वीडियो बनाकर भी आपको अपलोड किया हुआ है। तो स्टेनलेस स्टील के बने बड़े बेलनाकार पात्र जो संवर्धन हेतु अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है, उनमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कच्चे माल को विशिष्ट उत्पादों में बदला जाता है बच्चों। इसके अलावा इसका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग को देखें तो आप जानते हैं बायोरिएक्टर में उत्पाद को पृथक करना, उसका शुद्धिकरण करना और शुद्धिकरण के पश्चात उसको उपयोग के लिए मार्केट में भेजना, यह कुल मिलाकर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या अनुप्रवाह संसाधन कहलाता है। तो इसमें 3 पद रहेंगे, उत्पाद का पृथक्करण, शुद्धिकरण और संरूपण। आगे देखें, बीटी कॉटन क्या है? तो बच्चों, मृदा में पाया जाने वाला एक बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis, इसके क्राय जीन का उपयोग करके बनाई गई कीट प्रतिरोधी फसलों को बीटी फसलें कहते हैं। जैसे कपास की फसल को बनाया गया है इसलिए बीटी कपास या बीटी कॉटन कहते हैं उसको हम। इसी तरह से बीटी भिंडी, बीटी मक्का आदि फसलों का विकास भी किया गया है। एडीए डिफिशियंसी से संबंधित प्रश्न आता है बच्चों, तो आप ध्यान रखें, पहली बार 1990 में 4 साल की लड़की को जीन थेरेपी के द्वारा एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर किया गया था। आगे इंसुलिन के बारे में जानते हैं आप। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसुलिन बनाया गया है उसको हम ह्यूम्युलिन कहते हैं। एली लिली नामक अमेरिकन कंपनी ने पहली बार 1983 में मानव इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया था बच्चों। अगला, आरएनए-आई क्या होता है? आरएनए-आई का मतलब आरएनए इंटरफेरेंस है या आरएनए अंतक्षेप है बच्चों। आरएनए इंटरफेरेंस एक बहुत ही बढ़िया तकनीक है बच्चों। तंबाकू के पौधों में मेलोडिगाइनी इनकॉग्निशिया नामक निमेटोड से बचाने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया गया है। ट्रांसजेनिक एनिमल किसे कहते हैं बच्चों? तो ऐसे सभी जीव जिनके जीनोम में बाहरी जीन प्रवेश करवा के उनके लक्षणों को बदला गया है, उनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसे कि रोजी गाय जो मानव प्रोटीन युक्त दूध बनाती है। आगे देखें, इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और वह किससे जुड़ा होता है? यह प्रश्न 2019 में पूछा गया। तो इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं और ये 2 डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी होती है। अगला, प्राक इंसुलिन में कौन सी श्रृंखला होती है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाई जाती? ये चित्र देख रहे हैं, यह हमारे एनसीईआरटी का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो बनना प्रारंभ हुई है, इस प्रकार से बनते हुए लूप बनाते हुए यह वापस जब आती है तो ये 2 श्रृंखलाएं पॉलीपेप्टाइड ए और पॉलीपेप्टाइड बी 2 डाइसल्फाइड बंधन के द्वारा जुड़ जाती है और ये जो इंसुलिन है ये प्राक इंसुलिन कहलाता है। और बाद में यह यहाँ से और यहाँ से कट हो जाता है। उसकी यहाँ से कट होने के बाद जब पृथक हो जाता है तो यह मुख्य इंसुलिन प्राप्त हो जाता है और जो अतिरिक्त पेप्टाइड सी है बच्चों, ये यहाँ से अलग हो जाता है। आगे देखें बच्चों, बायोपायरेसी या जैव चोरी किसे कहते हैं? तो किसी देश के जैविक संसाधनों का बिना अनुमति या बिना उचित मुआवजे के उपयोग करना बायोपायरेसी या जैव चोरी कहलाता है। अगला देखें, बायो पेटेंट किसे कहते हैं बच्चों? तो बायो पेटेंट या जैविक पेटेंट जीव विज्ञान के क्षेत्र में किसी जैविक उत्पाद, प्रक्रिया या जीव पर दिया जाने वाला एक विशेष कानूनी अधिकार है जो आविष्कारक को एक निश्चित समय के लिए उसके निर्माण, उपयोग, बिक्री, आयात से जुड़े हुए दूसरों को रोकने की अनुमति देता है, जिससे जैविक अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिले और खोजकर्ता को एक समय तक लाभ पहुंच सके बच्चों। आगे देखें, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बासमती चावल पर पेटेंट अधिकार प्राप्त किया था। तो बच्चों, आप जानते हैं उस कंपनी का नाम राइस टेक है, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है बच्चों। इस कंपनी ने 1997 में बासमती चावल की किस्मों और दानों पर पेटेंट प्राप्त किया था, जिससे भारत और पाकिस्तान जैसे पारंपरिक उत्पादकों में विवाद पैदा हुआ, जिससे बाद में भारत सरकार के विरोध के कारण कंपनी को कई दावों को वापस लेना पड़ा बच्चों। अगला देखें, जीएमओ क्या है बच्चों? इसका विस्तार लिखिए। तो जीएमओ का पूरा नाम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित जीव, अर्थात ऐसे जीव जिनके जीनों को बदला गया है, जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। सामान्यतः बच्चों क्या होता है कि यदि हम किसी जीव के भीतर कुछ वांछित गुणों का विकास करना चाहते हैं, जैसे फसलों की यदि बात करें तो उनमें कीट प्रतिरोधकता लाना चाहते हैं, अधिक पैदावार लाना चाहते हैं, उनमें पोषण मान को बढ़ाना चाहते हैं, इन सभी कार्यों के लिए सामान्यतः जीएमओ तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम चिकित्सा क्षेत्र में और अनुसंधान क्षेत्र में भी जीएमओ तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम तंबाकू है बच्चों, आप ध्यान रखें। अगला, प्रथम पारजीवी गाय का नाम रोजी है। नीफ जीन किस सूक्ष्मजीव में पाए जाते हैं बच्चों? तो नीफ जीन यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन राइजोबियम बैक्टीरिया में पाए जाते हैं बच्चों। जैव प्रौद्योगिकी के सहयोग से तैयार की गई पीड़क प्रतिरोधी फसलों के नाम? तो बच्चों, बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू, सोयाबीन, ये सभी बायोटेक्नोलॉजी के सहयोग से तैयार की गई पीड़क प्रतिरोधी मतलब पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप है ये। आगे देखें, उस जीवाणु का नाम लिखिए जिसमें बीटी जीव विष निर्मित होता है बच्चों।
तो बैक्टीरिया का नाम बैसिलस थुरिंजिएंसिस है बच्चों। इसको आप लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आगे देखिए, BT20 किस जीन द्वारा कूटबद्ध होता है बच्चों? तो BT20 क्राई जीन के द्वारा कूटबद्ध होता है। आगे, क्राई जीन क्या है बच्चों? यह प्रश्न 2023 में पूछा गया था। तो क्राई प्रोटीन अर्थात BT20 को कोड करने वाले जीन को क्राई जीन कहते हैं। प्रथम जंतु क्लोन का नाम बताइए। तो डॉली भेड़, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। एक प्रश्न बन सकता है, तेल के रसायन शास्त्र तथा रिकॉम्बिनेंट DNA तकनीक जिसके बारे में आपको जितना भी ज्ञान प्राप्त है उसके आधार पर बीजों से तेल हाइड्रोकार्बन हटाने की कोई एक विधि सुझाइए। यह प्रश्न बन सकता है बच्चों। तो आप ध्यान रखिए, बीजों से तेल हटाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी की आणविक जैव तकनीक का उपयोग किया जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। आगे देखें, गोल्डन राइस क्या होता है बच्चों? तो गोल्डन राइस चावल की एक किस्म है बच्चों। ओराइजा सटाइवा की एक बहुत ही उन्नत किस्म है बच्चों, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा विकसित की गई है। इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह बायोफोर्टिफिकेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। यह प्रश्न 2022 और 2024 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखें, किसी जीनोम का संरचनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? तो किसी जीव के जीनों की संरचना एवं क्रियाओं का अध्ययन करना जीनोमिक्स कहलाता है बच्चों। आगे देखें, दोष मुक्त कृषि क्या होती है बच्चों? तो हम अच्छे से जानते हैं, दोष मुक्त कृषि एक टिकाऊ और दीर्घकालिक कृषि प्रणाली है बच्चों, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना फसलें उगाती है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और हानिकारक पदार्थों का उपयोग पूरी तरह से वर्जित होता है, प्रतिबंधित होता है। इनके बजाय यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों, जैविक खादों का, हरी खादों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की जो तकनीक होती है उसको अपन दोष मुक्त कृषि कहते हैं। इसका उद्देश्य क्या है बच्चों? तो इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करना है, लागत को घटाना है और कृषि भूमि को लंबे समय तक उपयोगी बनाए रखना है बच्चों। आगे देखें, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है बच्चों? मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रयोगशाला में बनाए गए प्रोटीन होते हैं जो शरीर के प्राकृतिक एंटीबॉडी की नकल करते हैं। यह एक विशिष्ट लक्ष्य से जुड़कर उसे बेअसर करते हैं या प्रतिरक्षा प्रणाली को उसे पहचानने और नष्ट करने में मदद करते हैं, जिससे बीमारियों का इलाज आसानी से हो सकता है। खासकर कैंसर और वायरल संक्रमणों में ये एक ही प्रकार के होते हैं और एक ही एंटीजन को लक्षित करने का कार्य करते हैं, इसीलिए इनको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कहते हैं बच्चों। आगे देखें, SCID क्या होता है? SCID मतलब सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी है बच्चों। इसका मतलब गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा अक्षमता है। यह आनुवंशिक बीमारियों का एक ऐसा समूह है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है, जिससे शरीर संक्रमणों से नहीं लड़ पाता और शिशु निमोनिया, दस्त और अन्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो जाता है। इसे बबल बॉय सिंड्रोम भी कहा जाता है बच्चों। आगे देखें, जीन बैंक क्या होता है बच्चों? तो जीन बैंक एक ऐसी जगह है या सुविधा है जहां जीवों की आनुवंशिक सामग्री जैसे बीज हो गए, पराग हो गया, ऊतक, कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडे को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जाता है बच्चों, ताकि बायोडायवर्सिटी को बचाया जा सके, लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण किया जा सके और कृषि व चिकित्सा के लिए नई किस्में विकसित की जा सके। यह एक तरह का आनुवंशिक भंडार होता है जो आनुवंशिक विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। बच्चों, आप इस भाग को भी अच्छे से याद कर लें। जीन गण विधि में DNA को सामान्यतः सोना या टंगस्टन धातु के द्वारा लपेटा जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उत्पादन हाइब्रिडोमा तकनीक के द्वारा किया जाता है। स्टेम सेल अविभेदित जैविक कोशिकाएं होती है बच्चों। SCP यानी सिंगल सेल प्रोटीन या एकल कोशिका प्रोटीन स्पाइरुलिना से प्राप्त होता है। पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, फ्लोरसॉर टमाटर की ट्रांसजेनिक किस्म है बच्चों। अगला, प्लाज्मिड वाहक जिनमें फेज DNA का एक खंड होता है उसको अपन फेजमिड कहते हैं बच्चों। द्विबीजपत्री पौधों में जीन स्थानांतरण हेतु TI प्लाज्मिड का उपयोग सामान्यतः किया जाता है और प्रोब न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। इस प्रकार यह वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है बच्चों। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नए वीडियो मिलते रहें।